तो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर 20 के मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। इसमें अपन देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं पेपर के अंदर वो मतलब कैसी अप्रोच रखते हैं, उनको जल्दी करने का तरीका क्या है, या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब आसपास के कॉन्सेप्ट क्या है जो अपन को आगे भी काम आए। तो वो सारी चीज़ें अपन बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन का सवाल है, बॉड मास लगाना है अपन को। और इसमें एक खास पॉइंट क्या है आपके नोट डाउन करने के लिए, कि मैंने बताया है कि वी बोर्ड मास याद करना है आपको। वी बोर्ड मास के अंदर क्या होता है भाई, जो भी बच्चे पिछला पीटीएस नहीं देख के आए हैं वो प्लीज ये ध्यान से समझिएगा, और जिन्होंने देख रखा है वो स्किप कर सकते हैं। क्या होता है, वी का मतलब विनेकुलम होता है, क्योंकि बोर्ड मास सबको पता होता है, ये एक नई चीज आ जाती है बस। क्या होता है कि जैसे विनेकुलम का मतलब एक्चुअली में बाहर होता है। जैसे कि अगर मान लो 4 - 3 × 4 लिखा है तो कायदे से आप 3 × 4 पहले सोल्व करोगे। लेकिन अगर मैं 4 - 3 पे विनेकुलम यानी बार लगा दूंगा तो ऑब्वियसली पहले ये चीज सोल्व करी जाएगी फिर मल्टीप्लाई होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी तो ये क्वेश्चन कोई भी कर लेगा। तो देखो देख लेते हैं अपन। भाई पहले ऑफ सोल्व होगा तो 29 × 2 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, यानी 232/58। और प्लस में ये बन जाएगा 770, और होल अपॉन में 18 आ जाएगा। माइनस के अंदर 18 × 8 करेंगे तो 140, या फिर पहले ऐसा कर लेते हैं कि ऑफ सोल्व होगा तो ये 12 आ जाएगा, तो 18 × 8/12 आ जाएगा। ठीक है, 18 × 8/12 और -4 आ जाएगा अपॉन में। भाई ये बनेगा 2 × 2 4, 4 + 1 5 आएगा माइनस में। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये इसको 2 टाइम्स काटेगा और 2 × 3/2 करेंगे, भाग 2 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 5 - 3 आ जाएगा। आसान सा है। अब और एक चीज और देखिएगा कि हर एक आंसर इतना एग्जैक्ट दे रखा है, ऑप्शन पॉइंटों में कोई सा भी नहीं है। यानी कि ये जब भी चीजों को अपन किसी को भी काटेंगे तो वो पक्का पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। और अगर आपको ये 58 का टेबल तो किसी को नहीं आता है, 8 × 4 करने पे यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं अपन। तो ये इसका 4 गुना हो गया, ये 774 हो गया। 774 में 18 से डिवाइड करना है माइनस। इधर देखो क्या होगा, 6 से काटेंगे 2 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, 2 से 8 को काटा 4 बार, ये 12 - 4 यानी 8 बन गया, और ये 2 बन गया। इतनी आसान कैलकुलेशन हो गई। अब देखो भाई, इसको सोल्व किया तो 4 आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 18 से 4 बार जाएगा 72, और फिर 5 54 आ जाएगा, तो 18 × 3 = 54, 43 में से 4 जाएगा तो 39 अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान था कैलकुलेशन करना, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर। अगले वाले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन के अंदर थीटा अपन से कैलकुलेट करवा रहा है इस इक्वेशन के लिए, और थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, मतलब कि पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है थीटा। इस चीज का इतना ही मतलब है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 अप्रोच हो सकती है। मैं एक या दो अप्रोच का तो आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, और एक जो बेस्ट अप्रोच होगी उसको सिंप्लीफाई करवा दूंगा। तो देखो क्या करना है आपको। भाई सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको या तो आप सिर्फ कोट की टर्म्स में लिखो या सिर्फ टेन की टर्म्स में लिखो, तो इजीली सिंप्लीफाई होगी। एक दूसरा मेथड है कि आप वैल्यूज पुट करके देख लो, और वैल्यूज पुट वाले के अंदर भी मैं एक स्मार्ट मेथड बताऊंगा। पहले अपन बेसिक से कर लेते हैं कि भाई जैसे देखो, कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो अपन इसे 3/10 थीटा लिख सकते हैं, और फिर प्लस में आ जाएगा टेन थीटा, और माइनस में 2√3 और इज इक्वल टू 0। अब पूरी क्वेश्चन को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या बनेगा, 3 प्लस में यहाँ बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बनेगा माइनस में 2√3 और टेन थीटा, और इज इक्वल टू 0। मैं ये वाला मेथड भी एक बार पूरा बता देता हूँ, क्योंकि काफी बच्चे इस अप्रोच से जाएंगे एग्जाम के अंदर। भाई वैल्यू पुटिंग कई बार नहीं दिमाग में आता है, और वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी लग सकता है कई बच्चों को जिनको वैल्यूज याद नहीं है, तो वो इसी मेथड से जाएंगे। तो उनके लिए भी अपन सोच के चलेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। क्या होगा देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2√3 टेन थीटा, और प्लस में 3 इज, मैंने बस कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सुंदर बना के इसकी जो एक्चुअल फॉर्म होती है वैसा लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पे भी दिमाग लगाना है। यहाँ पे आपको श्रीधराचार्य यानी क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाना है। भाई और बड़ा बना दोगे आप इस क्वेश्चन को, और मुश्किल बना दोगे। अगर आप इस मेथड से आए हो तो भी आप स्मार्ट अप्रोच लगाओ। ये देखो कि यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और यहाँ पे देखो, मतलब ये ए स्क्वायर वाली टर्म होती है, ये प्लस में बी स्क्वायर वाली टर्म होती है, और यहाँ पे -2ab वाली टर्म आएगी। कायदे से दिख रहा है अपन को। अब देखो, ए स्क्वायर के मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो देखो माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, यानी कि ए की वैल्यू 1 रही होगी। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू 1 आ गई।
अब b की वैल्यू क्या रही होगी? अरे भाई 3 किसका स्क्वायर होता है? अरे 3 रूट 3 का स्क्वायर होता है। यानी b की वैल्यू रूट 3 मिल गई और यहाँ भी देखो b की जगह पे रूट 3 लिख रखा है। चलो tan थीटा तो एक वो वेरिएबल है, वो तो अलग बात है। बाकी अपन को चीजें समझ में आ गई कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं। और अब ये जब भी इक्वेशन बनती है तो इसकी फॉर्म क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अपने लिए तो क्या है? इधर a की जगह तो tan थीटा है और माइनस में b का स्क्वायर आएगा। b अपने लिए रूट 3 लिखा था अपन ने, तो रूट 3 का स्क्वायर आ गया। आराम से बन गई इक्वेशन। बराबर 0 करना है। अब ये 0 के बराबर कब होगा? भाई जब tan थीटा बराबर रूट 3 होगा। यहाँ से tan थीटा रूट 3 कब आएगा? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो बड़ा ही आसानी से अपना आंसर आ गया। अब लेकिन ऑप्शन वाला मेथड, ये जस्ट जाएंगे उनके लिए मैंने बता दिया। ऑप्शन पुटिंग वाले मेथड में क्या करना है? भाई देखो, दिमाग लगाना है। ऐसे नहीं है कि हर कोई सा ऑप्शन रख रहे हो। भाई एक बात बताओ, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अरे तो देखो ये 3 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और माइनस में 2 रूट 3। क्या ये बराबर 0 के आएगा? नहीं आएगा। तो 45 रखना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना। दिमाग कैसे लगाना है कि भाई अगर रूट 3 आ रहा है ना ऑप्शन में, तो ये जब ही कटेगा जब अपन ऐसी कोई वैल्यू रखेंगे जिसमें रूट 3 आता हो। किस में आता है रूट 3? भाई 30 में भी आता है, 60 में भी आता है। लेकिन 30 में तो डिनोमिनेटर में आता है, तो मैं 30 रखूंगा ही नहीं। मैं डायरेक्टली 60 रखूंगा और वो चेक करूंगा। आंसर के लिए कंफर्म नहीं है, क्या पता क्या कट जाए, क्या डिनोमिनेटर में आके एलसीएम आ जाए, पता नहीं है। लेकिन सबसे पहला चेक है आप 60 कर लो। और अगर अपन 60 चेक करेंगे तो वो आ जाएगा। अभी अपन देख चुके हैं। बाकी बस मैंने अप्रोच बताई है, आप अपने तरीके से 60 रख के देख लेना। ठीक है, अपन चलते हैं थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड नंबर में क्या दे रखा है? एक समचतुर्भुज दे रखा है जिसका एक कोण 60 डिग्री है और 28 सेंटीमीटर की इसकी साइड की लेंथ दे रखी है और बड़े विकेंड की लंबाई बतानी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो भाई, क्या करना है? ये अपन ने रोमस बनाया। रोमस की क्या होती है? जितनी भी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो अगर ये 28 तो ये 28, ये भी 28 हो जाएगी और ये भी 28 हो जाएगी। ये बड़ा वाला विकेंड है अपना और ये छोटा वाला विकेंड है अपना। इसने बताया है कि जो एक एंगल है ना वो 60 डिग्री का है। अरे तो भैया कोई भी एंगल बना दो 60 डिग्री का, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये बना दो, चाहे ये बना दो, चाहे ये चाहिए, तो अपन ने इसको बना दिया। अब ये क्वेश्चन आप जब ही सिंप्लीफाई कर सकते हो जब आपको दो खास प्रॉपर्टीज पता होंगे रोमस की, तो ही। क्या होती है वो प्रॉपर्टीज? मैं बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं मतलब 90 डिग्री के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को जो बाइसेक्टर होते हैं वो काटते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि भई ये जो डायगोनल्स होते हैं ना विकेंड, ये कोण समद्विभाजक होते हैं, मतलब ये एंगल को बराबर हिस्सों में बाँटते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ये इसके डायगोनल्स की दो खास प्रॉपर्टी होती हैं। अब यही काम में लेके अपन आंसर निकालेंगे। भई अगर 60 डिग्री का एंगल है और ये डायगोनल है, तो ये इसको 30 और 30 में बाँट देगा, यानी ये एंगल 30 डिग्री आ गया। यहाँ पे मैंने बताया कि 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आप अगर सिर्फ इस व्हाइट वाले ट्रायंगल पे फोकस करोगे, तो आपको क्या दिखेगा कि एक कोण 30 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल 60 आ जाएगा। कैसे आएगा? कि ट्रायंगल के सारे कोणों का जोड़ 180 होता है, जिसमें से दो एंगल अपने पास में 90 और 30 हैं। तो 90 और 30 तो 120 होता है, इसमें से मैंने घटाया तो 60 आ गया। अब अपन क्या करेंगे? भाई अपन इस ट्रायंगल के अंदर अपन को बड़ा वाला विकर्ण यानी इस साइड की लेंथ निकालनी है। ये साइड की लेंथ निकालनी है। फिर मैं अगर ये निकालूंगा तो उसका डबल कर दूंगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना। तो जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, मतलब एक्स अपन जो निकालेंगे उसका डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। तो एक्स कैसे निकालेंगे? देखो भाई, ये एक एंगल है मेरे पास में, ये वाला एंगल देखिएगा। इस एंगल के लिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान से दिखे। इस एंगल के लिए ये वाली जो साइड है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। और 90 डिग्री के सामने अपन को जो दे रखी होती है वो हाइपोटेनियस होती है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आती है? साइन थीटा में आती है, यानी साइन 60 लिखेंगे अपन। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो अपन को यानी एक्स तो निकालना है, अपॉन हाइपोटेनियस 28 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। 2 से 28 को काटा 14 आ गया। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 14√3 आ जाएगी। लेकिन एक्स आया है, एक्स का डबल तो करोगे ना, तो 2x करोगे यानी 14 का दुगना 28√3 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी 2 × 14√3 करने पे बड़ा ही आसानी से अपना आंसर आ गया है। फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन 7640 है। मतलब इसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, ये मिला के 7640 है। इसने बोला कि पुरुषों की जनसंख्या में 25% की वृद्धि कर दें। यानी जो पहले पुरुष थे उससे अपन ने 25% बढ़ा दिया, तो 100 पे 25 125 हो गया। ठीक है।
फीमेल्स की जनसंख्या में 15% की वृद्धि करी है, यानी फीमेल्स 115% बढ़ाई है, तो ये ऐसे आ गया। अब ये बोल रहा है कि ऐसा करने से जो जनसंख्या है वो 9214 हो जाती है। तो एक बात बताओ, इसने एक्चुअली में क्या बोला कि पॉपुलेशन जो है वो मेल्स में और फीमेल्स में बढ़ाने पे इतनी बन गई। अब पूछा क्या है कि गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या में अंतर, यानी कि इस वाली पॉपुलेशन के हिसाब से मेल और फीमेल का अंतर पूछ रहा है। तो भाई कायदे से मेल और फीमेल निकालना पड़ेगा। अब मेल और फीमेल निकालने के लिए इस क्वेश्चन में दो मेथड है। एक तो क्या है कि आप एकदम बेसिक से चले जाओ कि जैसे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करके मेल और फीमेल दोनों अलग अलग निकाल लो और उनका अंतर बता दो। लेकिन एक थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच भी है। उसमें क्या करना है भाई, जैसे ये देखो कि आप टोटल पॉपुलेशन में 15% बढ़ा दो और वो 15% मेल और फीमेल दोनों के अंदर बढ़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया, 7640 में 15% बढ़ा दिया तो 115/100 आएगा। इसको अपन ने सोल्व किया, ये कट गए, 5 से 2 बार कट गया, 5 से ये 23 बार कट गया, 2 से अपन ने इसको काटा तो ये आ जाएगा 382। 382 को 23 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 आ जाएगा, यहाँ 4 कैरी लगेगी और 23 इंटू अपन 8 करेंगे तो 184 आ जाएगा, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 188 आएगा, 8 यानी 18 कैरी लग गई। अब 23 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आएगा, उसमें 18 जोड़ेंगे तो 87 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये 8786 पॉपुलेशन किसकी आ गई भाई, जब अपन ने टोटल पॉपुलेशन में 15% बढ़ाया। लेकिन ये कुछ अंतर आ रहा है इसके बीच में। अब ये अंतर किसकी वजह से आ रहा है कि अपन ने मेल्स के अंदर सिर्फ 15% ही बढ़ाया और मेल्स की पॉपुलेशन तो एग्जैक्टली 25% बढ़ रही थी। यानी जो अंतर आ रहा है वो 10% मेल की पॉपुलेशन की वजह से आ रहा है। तो देखो पहले इसका अंतर निकालते हैं। तो ये अंतर कितना आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा और ये कितना आएगा 4, यानी 428 जो अंतर आ रहा है वो 10% मेल की पॉपुलेशन की वजह से आ रहा है। अपन को तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो ये कितना आ जाएगा 4280, यानी जो मेल्स की पॉपुलेशन है वो 4280 आ गई। अब फीमेल्स निकालनी है तो 7640 में से माइनस कर दो तो फीमेल की पॉपुलेशन आ जाएगी, कितनी आएगी 0, 6 और अब ये 5 बन गया तो ये 3 और ये 3, 3360 आ गया। इसने पूछा गया क्वेश्चन में कि मेल और फीमेल की प्रेजेंट पॉपुलेशन में डिफरेंस बताओ, तो इन दोनों का अंतर निकाल दो। तो ये 0 आएगा, ये 2 आएगा और ये 9, 920 आ जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन अपना एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले 5 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई एक निश्चित धनराशि है, उस पे 5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से, यानी रेट 10% दे रखी है, अपॉन में 100 आता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और कोई निश्चित धनराशि थी तो उसको मैंने पी मान लिया। ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखो इसने क्या बोला है कि कोई एक निश्चित धनराशि के ऊपर ये दर, इतनी दर से मिलने वाला जो साधारण ब्याज है, यानी ये साधारण ब्याज जो है ना, वो अब क्या है, वो आगे बढ़ते हैं कि 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाले चक्रवर्ती ब्याज का आधा है। अरे भाई आधा है, किसका आधा है? जब अपन 2 वर्षों के लिए, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन, यानी 10 और बटे 100 की पावर टाइम, ये लिखते हैं। अरे लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ये तो अमाउंट आया है, इसमें से प्रिंसिपल घटाएंगे भी तो सही। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट के आधा हो गया। बिल्कुल सही बात है, अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। एक चीज देखिएगा, बेसिक से कैलकुलेशन करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। भाई 0 से 0 कट गया, 5 से 10 2 बार कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, यानी जो भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा वही मेरे प्रिंसिपल के बराबर होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन को तो, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साधारण ब्याज की दर पर रखी गई राशि क्या है, राशि मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखो कैसे निकाले। एक बात बताओ, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या था भाई, ये प्रिंसिपल अलग है, ये अलग है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे P1 लिख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो यहाँ आ जाएगा 5000 इंटू में रेट अपन को 10 दे रखे, इसको सोल्व किया तो ये 11/10 आएगा। 11/10 का स्क्वायर करेंगे, 11/10, 11/10, इसमें से माइनस क्या होगा, 5000 माइनस होगा। चाहो तो 5000 को कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालेंगे ये बन जाएगा 121 में से 100 जाएगा। अरे भाई एलसीएम ले रहा हूँ इसका, तो 21 बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। डबल जीरो से आप डबल जीरो काट दोगे, 21 इंटू 5 होता है 105, आगे एक जीरो लग जाएगी, 1050 अपना आंसर आ जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया, वो बड़ा ही बेसिक से इन दोनों को, जीरो को काटना, इसको गुणा करना, ये घटाना, 1050 आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि मुश्किल कुछ भी नहीं था, बस फॉर्मूला याद होने चाहिए, आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं बता दूंगा, बाकी आप आराम से सिंप्लीफाई करते जाइए। 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि 2 की पावर 24 माइनस 1 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचता है। अरे भाई बड़ा इजी क्वेश्चन होता है ये वाला, कि जैसे देखो 2 की पावर 24 है, अब इसको, अब 2 की पावर 24 देखो ही मत ना,
आप इसे ऐसा नंबर देखो जो 7 से इजीली आप डिवाइड कर सकते हो। तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा 2 की पावर 3 की पावर 8 देखूंगा इसे। क्यों? क्योंकि अरे भाई एक अपना सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला टॉपिक होता है, उसमें अपन ने ये पढ़ा है कि ए की पावर बी की पावर अगर सी होता है तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ए की पावर बी इंटू सी बन जाता है ये। हाँ या ना? तो देखो 3 इंटू 8 24 बन जाएगा। ठीक है, -1 अपॉन में 7। अब क्या होगा? अरे भाई 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 8 होता है तो 8 की पावर 8 माइनस 1 और बटे 7 आ गया। 1 की भी पावर अब 8 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 7 बन गया। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो क्या बचता है? 0 बचता है, यानी ए वाला ऑप्शन अपना एकदम से सही हो जाएगा। बड़ा ही बेसिक सवाल था। चलते हैं 7 नंबर वाले के। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पाइप ए और बी है वो खाली कर सकती है टैंक को 36 और 45 मिनट में। ये ध्यान रखना है, खाली कर रही है। तो ए वाली भी एम्प्टी करने वाली पाइप है 36 मिनट में, बी वाली भी एम्प्टी कर रही है 45 मिनट में, सी पाइप अकेली भर रही है 15 मिनट में टैंक को। ये फिलिंग पाइप है, 15 मिनट में भर सकती है। अब भाई 3 ही पाइप दे रखी हैं, आगे उसने कहानी पढ़ना चालू कर दिया है। तो पहले अपन इनका एलसीएम से एफिशिएंसी तो निकालें भाई कि टोटल वर्क कितना करना है इनको। तो अपन ने क्या देखा कि एलसीएम निकालने का मेरा तो बेस्ट मेथड बताया हुआ आपका कि भाई देखो 15 45 के अंदर पूरा आ चुका है, तो 15 को लिखने की नीड नहीं है। 45 को आप 9 गुणा 5 लिख सकते हो, 36 को 9 गुणा 4 लिख सकते हो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 9 की पावर 1, 4 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो 9 पंजे 45, 45 इंटू 4 करते हैं तो 180 आ जाएगा भाई अपने इस क्वेश्चन का एलसीएम। 36 से 180 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 45 से 4 बार। 15 से ये कितनी बार जाएगा? 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 12 बार जाएगा। बड़ा ही आसानी से अपन ने एलसीएम वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई कर लिया। बाकी की चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी अपन यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। भाई एक बात बताना मुझे कि ये खाली करने वाली है, ये खाली करने वाली, ये भरने वाली है। इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि बी और सी को 5 मिनट के लिए खोला जाता है। अरे भई ये 12 भरेगा, ये 4 खाली करेगा, तो इवेंचुअली ये क्या करेंगे? ये 8 भर रहे होंगे, ठीक है? और कितनी देर? 5 मिनट तक इनको खोला गया है, यानी कि इन्होंने टोटल 40 काम कर दिया। अब देखना आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने बोला कि दोनों को बंद कर दिया जाता है और ए को खोल दिया जाता है, तो पाइप ए कितनी देर में टैंक को खाली कर देगा? यहाँ पे ही बस मुद्दा आता है इस क्वेश्चन का कि बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो 180 को खाली करवा देते हैं। अरे 180 तो भरा ही नहीं है उसने, उसने 40 भरा है, तो 40 से ये खाली करेंगे, ठीक है? तो भाई 40 टैंक भरा हुआ है, यानी 40 काम करना है, ए को करना है, 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी 8 मिनट में ये इसको खाली कर देगा। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बेसिक से किया, मतलब बहुत ही आसानी से अपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। 8 नंबर पे चलते हैं। क्या गिवन है कि एक आर्टिकल को बेचने पे 7055, मतलब अपन को क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखी है, ठीक है? एक नियो नाम का आदमी है, उसको उतना ही लॉस होता है। अरे भाई लॉस हो रहा है, यानी कि इसका क्या है? सीपी ज्यादा है। लॉस कब होता है किसी भी इंसान को? जब उसका सीपी ज्यादा होता है और एसपी कम होता है, ये लॉस की कंडीशन है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा करने पे उसको उतना ही लॉस होता है जितना उसको गेन होता अगर ये इस आर्टिकल को 17% के प्रॉफिट पे बेचता। यानी क्या होता कि जितना भी मान लो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, उतने के ऊपर अगर ये इसे 17% के प्रॉफिट पे बेचता तो ये चीज इसके बराबर होती। मैंने 117 क्यों नहीं लिखला? ये ध्यान रखिएगा कि मैंने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा के इसका लॉस वाला मामला ही गायब कर दिया है मैंने, और यहाँ पे इसीलिए अपन ने 117 नहीं लिखा है। अब देखो क्या करेंगे, अपन इसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100x है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है इस चीज से। या तो अपन 100 लेते, भाई मैंने 100x ले लिया है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100x माइनस सेलिंग प्राइस इसका कितना है? 7055 बराबर में यहाँ पे क्या आएगा? 100x इंटू में 17 और बटे में 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, ये 17x हो गया, उधर जाके घटेगा तो 83x आ जाएगा और 7055 इधर आ जाएगा। अब एक चीज देखी होगी आपने कि भाई ये इसे कट रहा है, कैसे कट रहा है? कि देखो 83 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं, ये आ जाता है 664, और अगर अपन इसको घटाएंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, यानी x बराबर 85 आ गया। x 85 आया है। अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है मेरे को तो वो 2 जीरो भी तो लगाने पड़ेंगे आगे, यानी 8500 कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब अपने पास में अगर कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसने पूछा क्या है कि अगर ये इस आर्टिकल को 7395 में बेचे तो प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? अरे भाई 8500 वाली चीज को 7395 में बेचेंगे तो पहली बात तो लॉस होगा, यानी प्रॉफिट वाले दोनों ऑप्शनों को आप उड़ा सकते हो, ठीक है? अब अगर कोई तुक्का मारना चाहे तो वो इन दोनों ऑप्शनों से मारना, ये स्मार्ट अप्रोच होती है। अगर टाइम कम है, तुक्का मारना है, आगे चमक नहीं रहा है, तो इनसे इनमें मारो ना, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी सही होने की।
बाकी अपन को नहीं मारना है तुक्का, अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो भाई अब इन दोनों का अंतर देखेंगे, अंतर इनका 1105 आ रहा है और 8500 के ऊपर देखा जाता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं लाभ और हानि को। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई। 85 से इसको काटा एक बार और फिर ये कट जाएगा 3 बार, यानी 13% का इसको लॉस हो जाएगा। जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल से सही हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फरवरी 2020 के महीने में श्यामलाल की औसत दैनिक आय, यानी कि जो इसकी एवरेज डेली इनकम है, वो 560 रुपए दे रखी है। भाई पहले ये बात बताओ कि फरवरी 2020 के अंदर आप दिन लिखोगे तो 29 दिन लिखोगे, क्योंकि लीप ईयर है, ये 4 का भाग जा रहा है ना इसके अंदर, ठीक है। तो A1 से लेके और A29 दिनों का इसने एवरेज दे रखा है 560 रुपए। इसने बोला कि एवरेज इनकम जो है पहले 16 दिनों की 590 रुपए है। पहले 16 दिनों की A1 से लेके A16 तक की एवरेज जो इनकम है वो 590 रुपए है। लास्ट 16 दिनों की एवरेज इनकम 500 रुपए है। लास्ट 16 दिन कब होंगे? अरे भाई 29 से 16 दिन कम करने हैं, तो 14 से लेके A29 तक जाएगा, ये ध्यान रखना, बटे 16 और बराबर में 500 दे रखा है। ये दिन गिन के देख लेना, कई कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, वो डायरेक्टली 29 में से 16 घटा के यहाँ पे 13 लिख देते हैं। गलती नहीं करनी है, 13 नहीं घटाना है, 29 में से मतलब 16 नहीं घटाना है, एग्जैक्टली वो एक ज्यादा होता है जब गिनते हैं अपन। करके देखना, आप ये समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि एवरेज इनकम क्या होगी 14, 15 और 16 फरवरी के लिए। भाई बड़ा आसान है। अरे देखो यहाँ पे भी 14, 15 और 16 फरवरी आ रही है, यहाँ भी 14, 15 और 16 फरवरी आ रही है, मतलब 2 बार काउंट हो रही है। तो अगर अपन इसको और इसको जोड़ के इसमें से घटा दें, तो अपने पास में 14, 15 और 16 का जोड़ आ जाएगा, उसमें अपन 3 का भाग देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। बड़ा ही आसान है, बस कैलकुलेशन करवा रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, अरे भैया निकालेंगे तो 29 इंटू 560 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, जीरो से जीरो आएगा। 29 इंटू 6 करते हैं तो 174 आता है। मैंने 4 लिखा, 17 कैरी लग गई। 29 इंटू 5 करेंगे अपन तो 145 आएगा, उसमें 17 जुड़ेगा तो 162 आ जाएगा। 16240 आ गया ये। अब यहाँ पे देखते हैं, 16 इंटू 590 करना है तो जीरो आएगा। 16 ने में 144 का 4, 14 कैरी लगेगी, 16 पंजे 80 और 84, 9440 आ गया। यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। अरे भाई इन दोनों को जोड़ा मैंने तो ये आ गया 17440 आ गया। और यहाँ क्या है 16240। इन दोनों का अंतर लेंगे अपन, तो अंतर कितना आ रहा है 1200, इन दोनों का अंतर आ रहा है। यानी कि जो A14, A15 और A16 का सम 1200 आ गया। पर अपन को तो एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आप डिवाइड बाय 3 भी तो करोगे, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं ये। तो 3 से मैंने डिवाइड किया तो 400 अपना एवरेज आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बिना लिखे बिना भी आप ये सब कुछ लिखे बिना भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, बस कैलकुलेशन ही तो करनी थी, इजीली हो जाएगी। 10 नंबर पे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर क्या बोला है कि भई ईंधन प्राप्त करने के लिए मशीनरी चलाने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। जिसे कोयले को जलाकर उत्पादित किया जाना है। यानी कि अपन को कोल वाला देखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 1 टन का कोल अगर बर्न कर दिया जाए, 0.4 मिलियन के लीटर को ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, तो अप्रोक्सिमेटली कोल कितने की रिक्वायरमेंट होगी, टन के अंदर पूछ रहा है, ट्रेन सेक्टर के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक बार यहाँ पे ज़ूम करता हूँ। अपन ने क्या देखा कि ट्रेन सेक्टर के लिए 75 डिग्री का एंगल है, ठीक है? तो ये बताओ आप मुझे कि वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी? इसके बिना तो अपना खत्म ही नहीं हो सकता है। तो देखो क्या है, इसने दे रखा है कि 800 मिलियन लीटर। अरे तो मिलियन और लीटर सबका मामला खत्म कर दो, आप डायरेक्टली लिखो 800। तो जो 800 वैल्यू है वो वही पूरे सर्कल की है, यानी पूरे 360 डिग्री की है, ठीक है। लेकिन मेरे को तो सिर्फ ट्रेन वाला सेक्टर चाहिए जो कितना था 75 डिग्री था। तो यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास में ट्रेन सेक्टर के अंदर जो फ्यूल होगा कंजप्शन वो मिल गया मेरे को। लेकिन इसने तो ये बोला है कि 1 टन का कोयला बर्न होता है 0.4 मिलियन के लिए। अरे तो इस चीज को ऐसे देखो ना कि 0.4 मिलियन लीटर के लिए से 1 टन कोयला बन रहा है। अगर अपन 1 मिलियन लीटर के निकालेंगे तो 1/0.4 बनेगा, और अपन को तो इतने के लिए निकालना है, तो इसको आप 1 इंटू 0.4 से गुणा कर देंगे। अब ये गुणा करेंगे तो इजिली कैलकुलेशन हो जाएगी अपनी। अब कैसे होगी देखिएगा, कैलकुलेशन करना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया और ये पॉइंट से यहाँ ऊपर एक 0 आ जाएगा। अब क्या होगा भाई, ये 0 है और ये 0 है, तो 4 से मैं इन दोनों 0 को काट के यहाँ पे एक 25 लिख देता हूँ, क्योंकि 4 से 100 25 बार कटता है। अब क्या होगा, अपन इसको 4 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 4 से ये 9 बार कटेगा। तो देखो अब बची हुई चीज़ों को गुणा कर लेते हैं। 75 इंटू 2 150 बन जाएगा। 150 को 25 से गुणा करना है और 9 का भाग देना है। पहली बात तो पॉइंटों में आंसर आएगा, यानी अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा।
तो भाई देखते हैं पहले क्या मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। तो पहले तो 0 आ गया, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, 12 कैरी लगेगी, 25 और 12 हो जाएगा 37, इसमें 9 का भाग देना है, तो 9 चौके 36, 4 वाला ऑप्शन आएगा सभी में है। फिर 15 बचेगा तो 9 एकम 9, 9 बार एक ही बार भाग जाएगा, फिर 6 बचेगा तो 60, 60 के हिसाब से कितनी बार जाएगा, 9 छके 54, यानी 416.66 आंसर आता जाएगा इसका, यानी 417 वाला आप टिक कर दोगे। आसान है, कैलकुलेशन ही तो करनी है सिर्फ, कुछ भी नहीं है भाई क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर के ऊपर। 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ट्रेन है वो स्टार्ट होती है एक प्लेटफॉर्म से और 60 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से पी से क्यू की ओर जाती है। भाई ये पी स्टेशन है, ये क्यू स्टेशन है, पी से क्यू की तरफ ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। सेम टाइम के ऊपर एक दूसरी ट्रेन है जो क्यू से स्टार्ट होकर पी की तरफ चलती है, ऐसे चलती है। ये बोल रहा है अगर इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 275 है, ये दूरी 275 है, और इसने बोला कि जो ट्रेन है वो 2.5 आवर्स के बाद में मीट करती है, चाहे ये कहाँ पे भी मिले, ये चाहे यहाँ मिले, चाहे यहाँ मिले, चाहे यहाँ मिले, ये दोनों 2.5 घंटे चली है। ये वाली ट्रेन भी 2.5 घंटे चली है, ये वाली ट्रेन भी 2.5 घंटे चली है कायदे से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसने क्या बोला कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन रनिंग, यानी कि इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी। बड़ा ही आसान सवाल है भाई। कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी मैंने पिछले पीटीएस में भी बताया था कि कोई भी दो चीजें एक दूसरे की तरफ आएंगी तो उन दोनों की स्पीड्स जुड़ती हैं, और जब भी कोई दो चीजें एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी स्पीड्स घटती हैं। ये बस अगर आपको ध्यान है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या करना है भाई, 275 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है अपन को 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे का मतलब 5/2 घंटे में तय करवानी है। और बराबर में अब देखो ये दूरी है, अपॉन में मैंने क्या लिखा है, टाइम, तो दूरी अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड के बराबर होता है। अब स्पीड तो इफेक्टिव स्पीड लेनी पड़ेगी भाई, जितनी इसकी स्पीड है उसमें से ये जुड़ेगी, यानी इसको अगर x मान लें तो 60 प्लस x आ जाएगा। अब देखो ये 2 तो ऊपर चला गया, 5 से मैंने इसको काटा तो 5 से 5 बार, फिर 5 से 5 बार, 55 दूनी कितना होता है, 110 होता है। अरे तो 60 को 110 में से घटाओगे आप तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आसान है बताओ, आप एक लाइन के अंदर सोल्व कर सकते हो भाई क्वेश्चनों को। जितना टाइम बचाना उतना टाइम बचाइए, कैलकुलेशन को अच्छा करिए, आसानी से आंसर आते जाएंगे। 12 नंबर पे चलो, ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है कि इनर और आउटर सर्कल है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दे रखी है। अरे तो देखो, एक तो अपना, भाई हर बार मैं यही तो बनाता हूँ, तो एक तो अपना ये वाला बन जाएगा, ठीक है, एक सर्कल अपना ये वाला बन जाएगा, 2 सर्कल बन गए। इसने बताया है एक सर्कल की छोटे वाले की त्रिज्या तो 6.7 है, बड़े वाले की त्रिज्या जो है वो 9.5 है। इसने क्या बोला है कि उनकी परिधियों के बीच का अंतर बताना है। परिधि क्या होती है भाई, अगर परिधि का फॉर्मूला पता है तो अंतर कोई भी बता सकता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी स्मार्टली करनी है बस। बड़े वाले की परिधि 2 पाई आर, छोटे वाले की परिधि भी 2 पाई आर, मैंने आर और आर अलग अलग लिखा है, इन दोनों को घटा के आंसर बताना है। 2 पाई तो कॉमन आ रहा है, यानी 2 इंटू 22/7 तो कॉमन आ गया। बड़े आर में से छोटा आर घटेगा, यानी 9.5 में से 6.7 घटेगा, यानी क्या आएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू, यहाँ तो 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 28 आ गया। अगर आप इस पॉइंट को हटाओगे तो बटे 10 आ जाएगा, 7 से 28 4 बार कट जाएगा, और 22 इंटू 4 88, 88 इंटू 2 176 हो गया, 176 में बटे 10, यानी एक के बाद में आप पॉइंट लगा दोगे 17.6, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आसानी से सब समझ में आ रहा है। एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अगर किसी को ये सारा वीडियो देखने के बाद में भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टॉपिक में, कोई भी चीज़ का डाउट होता है, आप जो एसएससी मैनिया चैट वाला टेलीग्राम है, मतलब उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल रखा है, उस पे आके कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हो। 24/7 आपके लिए वो सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। बाकी जितने भी ये पीडीएफ्स हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं, कोई इंपॉर्टेंट नोटिस है, वो हर एक चीज़ अपन एंड टू एंड एसएससी मैनिया के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। हर एक चीज़ का मैंने लिंक नीचे अटैच कर रखा है, आप प्लीज़ जाके उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं अपन 13 नंबर के ऊपर। इसमें क्या बोला है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस को 42 मीटर हाई बता रखा है सी लेवल से, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 42 मीटर की है। इसने बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक शिप का जो सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, यानी इसकी तरफ आ रही है एक शिप नाव चल के, उसका जो एंगल है डिप्रेशन का वो 30 डिग्री से 45 डिग्री बदलता है। भाई नॉर्मल सी बात है, जब चीज कोई पास आएगी तो जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा। देखो जैसे क्या था कि पहले ये भाई अपना वाटर लेवल है, तो पहले जो नाव थी वो यहाँ थी जब उसका एंगल 30 डिग्री था। फिर इसने बोला कि वो नाव कुछ इसके पास की ओर चल के इतना दूर आ गई,
तो जो एंगल है वो 45 डिग्री का बन गया डिप्रेशन वाला। अरे भई वैसे ये एंगल्स इस तरीके से बनते हैं, लेकिन अपन जो अल्टरनेट एंगल वाली थ्योरम से अपन इसको नीचे बना लेते हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन सही हो पाए। ठीक है। क्या होगा भई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसने पूछा क्या है कि अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि जो वो जहाज चल के आया है, ये कितनी दूरी पे चल के आया है, ये निकालना है। आसानी से आ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखो, आप यहाँ पे एक ट्रायंगल ऑब्जर्व करो। भई जो लाइट हाउस है ऑब्वियसली वो तो 90 डिग्री के कोण पे खड़ा है ज़मीन से सी लेवल से। तो देखो, अगर सिर्फ अपन ये वाला ट्रायंगल फोकस करें, तो अपन को क्या दिख रहा है कि अगर मैं tan 45 लिखता हूँ, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी 42 अपॉन में बेस, बेस यानी कि इसे x बोल देते हैं, इसे y बोल देते हैं। तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 42 आ गई, यानी ये वाली दूरी तो 42 आ गई। पर अपन को तो ये दूरी निकालनी है। अब देखो कैसे निकलेगी। अब अपन फोकस करेंगे इस व्हाइट वाले ट्रायंगल के ऊपर, बड़े वाले ट्रायंगल पे, पूरे ट्रायंगल पे। तो अपन को क्या दिखा? फिर से भई अपन को 42 कम में लेनी है और ये निकालनी है। तो फिर से tan थीटा लगेगा, यानी tan 30 लगेगा। tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42 और बटे में 42 प्लस y आ जाएगी, क्योंकि अब इस बार पूरी दूरी आएगी। यानी क्या आ गया? 42 प्लस y। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ तो आ जाएगा 42 अपॉन में 42 प्लस y। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएँगे। तो 42 प्लस y बराबर 42√3। यहाँ से y निकालेंगे, उधर आके माइनस हो जाएगा, 42 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आसान है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? ये भी कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ भी नहीं है। आज के पेपर में काफ़ी कैलकुलेटिव थोड़े से लंबे सवाल ऐसे बोल सकते हो, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं। इसमें क्या दे रखा है कि x, y और z 3 धनात्मक संख्याएँ हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं। जिसमें क्या बताया कि y जो है वो 4/5 टाइम्स है y का, यानी y बराबर 4/5 x है। z जो है वो क्या दे रखा है 5/8 टाइम्स है y का। तो आगे क्या बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ x, y एंड z इज इतना। अरे तो भाई पहले रेसिप्रोकल करो, 1/x, 1/y और 1/z। रेसिप्रोकल करके उनका जोड़ करेंगे तो इसने 17/240 दे रखा है। एक चीज़ बताइएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते क्या कि इन सभी को या तो x की या y की या z की टर्म्स में रख दें? तो इस इक्वेशन में रखने पे फिर उस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, जो भी अपन रखेंगे, फिर उनको अपन यहाँ पे और यहाँ पे पुट करेंगे तो y और z सब आ जाएगा और फिर आगे जो भी पूछ रहा है वो सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, अपन सबको x की टर्म्स में बना लेते हैं। जैसा भी भाई y में भी बना सकते हो, x में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो x में बना लेते हैं, तो 1/x तो एज़ इट इज़ रह जाएगा। 1 अपॉन अब y आएगा ना, तो y की जगह पे 4x/5 आएगा। तो 4x और बटे वाले 5 को मैंने ऊपर भेज दिया। अब देखो ये भी x है, ये भी x है, अब इसे भी x बनाना है। तो 1 अपॉन z की जगह पे क्या आएगा 5y/8। तो एक बार तो मैं 5y और बटे वाले 8 को ऊपर लिख रहा हूँ। अब y की जगह पे भी तो x बनाना पड़ेगा ना। तो y की जगह पे तो 4x/5 आता है। तो इस y को हटा के अपन लिख देते हैं 4x और बटे जो 5 आएगा उसको आप ऊपर ले जाइए। आसानी से समझ में आया आपको? बराबर में 17/240। बहुत ही बेसिक से बहुत ही आराम-आराम से बता रहा हूँ, कोई भागने की नीड नहीं है अपन को। देखो अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। तो भई देखो क्या होगा, ये 1/x है, ये 5/4x है। एक बार सुंदर बना के लिख देते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 8 2 बार कट जाएगा, 2/x आ जाएगा और बराबर में तो 17/240 है। अब देखो स्मार्टली मैंने बताया है, जब भी एलसीएम लेना है तो सभी को आप या तो बराबर बना लो, ताकि आपको एलसीएम लेना ही ना पड़े। तो देखो यहाँ 4x है ना, तो यहाँ भी 4x बना लो, तो ऊपर-नीचे 4 से गुणा कर दो। यहाँ भी 4x बनाएँगे तो ऊपर तो 8 बन जाएगा, नीचे 4x बन जाएगा। अब एलसीएम लेना नहीं पड़ा, एलसीएम 4x आ गया डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और ये डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो ये बेस्ट मेथड होता है। बराबर में 17/240 आ जाएगा। अब देखो 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 से तो 17 कट गया, यानी 4x बराबर 240 आ गया, मतलब x बराबर 60 आ जाएगा। अब x आ गया तो सब निकाल सकते हैं। देखो x का 60 यहाँ पे रखोगे, तो 60 से 5 12 बार कटेगा, 12 × 4 48 आ जाएगा, y 48 आ गया। अब यहाँ पे y को 48 रखोगे तो 8 से 48 6 बार कटेगा, 6 × 5 30 हो जाएगा, यानी z बराबर 30 आ जाएगा। x, y और z तीनों मिल गए। अब देखो इसने पूछा क्या है? इसने तो पूछा है कि एवरेज बताने 3 टाइम्स ऑफ x और 5 टाइम्स ऑफ y। अरे तो x का 3 गुणा करो तो 180 आएगा, प्लस में y का 5 गुणा करो। 48 का 5 गुणा करने की मैंने ट्रिक बताई हुई है कि 48 का आधा करिए 24 और आगे एक 0 लगा दीजिए और बटे में क्या आ जाएगा? भाई 2 चीज़ें हैं तो एवरेज के लिए 2 आ जाएगा। तो ये देखो इसको जोड़ेंगे अपन तो 400
20 आ गया ये, 420/2 करेंगे। 210 गलत कैसे आ रहा है? अपना अपन ने कुछ मिस कर दिया क्या? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। मतलब इसने एक चीज़ दे रखी थी, वो अपन ने नोटिस नहीं करी। इफ द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स दिया था, अरे तो इसके नीचे बस 3 आ जाएगा। ये 3 इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे भी 3 आएगा, बटे में भी यहाँ 3 आएगा, 3 यहाँ जाएगा, तो ये इसको 80 बार काटेगा। यानी x की वैल्यू जो है वो 4 से 80 को काट के 20 आ जाएगी, थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाएगा बस। x की वैल्यू 20 आएगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू 20 से ये 4 बार कटेगा तो 16 आ जाएगी और यहाँ पे z की वैल्यू 10 आ जाएगी। अरे कुछ नहीं हुआ, बस हर एक चीज़ 3 से डिवाइड हो गई है, बराबर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी अपन डायरेक्टली 3 से डिवाइड करके 70 बता सकते थे, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा उससे। चाहो तो दोबारा से भी कैलकुलेट कर लेना, इसको आप हटा दो एक बार, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या बोला था कि 20 का 3 गुणा करना है, तो 60 आएगा और 16 का 5 गुणा करना है तो 80 आएगा और बटे 2, तो ये 140/2 भी 70 ही आ रहा है। बस कुछ नहीं किया था, वो अपन ने 1/3 अपन भूल गए थे एवरेज वाला, तो बाकी ये भी सही था, इसका भी बटे 3 करते तो 210 आ ही जाता, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन अभी कर लेना, तरीका समझाना था बस, वो समझा दिया मैंने। चलते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन। इसने क्या बोला है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए को अगर 12 दिन में काम पूरा कर रहा है तो अपन टोटल वर्क को 12 ही मान लेते हैं। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 1 आ जाएगी। बेस्ट मेथड होता है इस क्वेश्चन को ये वाला करने का। आगे क्या बोल रहा है कि उसने 6 दिन काम किया और चला गया। यानी कि ए ने 6 काम कर दिया और अब ए ने काम करना बंद कर दिया है। तो काम बचा कितना है? भई 6 काम बचा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसने क्या बोला कि फिर बी ने उस काम को 10 दिन में पूरा किया। अरे यानी बी का जो 10 दिन का काम है, वो कितना है? अरे 6 काम ही तो कर रहा है। मतलब बी की जितनी भी एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी वो 10 दिन तक काम करेगा तो वो 6 काम कर पाएगा। तो यहाँ से मैंने बी की एफिशिएंसी निकाल ली। तो 6/10 यानी 3/5 आ गई। मेरे पास में ए की एफिशिएंसी है, मेरे पास में बी की एफिशिएंसी है। कुछ भी पूछेगा तो मैं निकाल सकता हूँ। क्या पूछ रहा है? यदि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे भई, काम 12 करना है और किस एफिशिएंसी से करना है? 1 + 3.5 1 + 3/5 से करना है। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। भैया आ जाएगा 8/5, 8 नीचे आया, 5 ऊपर आया। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, 15/2 यानी साढ़े 7 दिन में ये काम को पूरा कर देंगे दोनों मिलके। आराम से समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, अभी सिम्प्लीफाई हो जाएँगे। 16 नंबर पे चलते हैं। सिम्प्लीफिकेशन का ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, कैलकुलेशन करनी है, तो देखो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 31 × 5 155 और 2 157/5 आ जाएगा। लास्ट में क्या होगा, देख लेंगे। तो ये भाग आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, 168 पहले ऑफ सोल्व होगा तो 7 से 28 4 बार, 4 × 3 12, तो 168/12 आ गया। प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 × 2/5 और प्लस में क्या आ जाएगा, ये वही बन जाएगा 7 पंजे 35 और 3 38/5 और माइनस में क्या आ जाएगा, 15 और 2 17/5। ठीक है, अब देखो इसको सिम्प्लीफाई करना है, ये 157/5 आएगा भाग के अंदर। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 14 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में इसको अपन सोल्व करेंगे तो 66/5 आ जाएगा। इसमें भी अपन बटे 5 करके एलसीएम लेंगे, वो वाला मेथड एक बार रिवीजन रिवीजन भी हो जाएगा आपका, तो देखिएगा ध्यान से। इसको अपन ने सोल्व किया, तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो 38/5 और माइनस में 17/5। अब आप देखो, क्या होगा? अरे भई, मैंने बताया है कि एलसीएम लेना है, तो आप एलसीएम क्यों ले रहे हो? आप इसके नीचे 5 लगा दो, तो 5 लगाया तो ये 70 बन गया और 70 बनने से अब देखो इनको जोड़ना-घटाना कितना आसान हो गया। 157/5 आएगा भाग के अंदर। देखो इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो 70 + 66 + 38 -17 ही तो बनेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 70 में 60 जोड़ा तो 130 आया, 130 में 30 जोड़ा तो 160 आया, 160 में 14 जोड़ा तो 174 आया, 174 में से 10 घटाओ अब तो 164 आएगा, 164 में से 7 घटाओ तो 157 आएगा। ठीक है, ईज़िली ऐसा ही घटाना है भई एग्ज़ाम के अंदर भी आपको। आपके मेथड से जा रहा हूँ मैं। तो 157/5 आ जाएगा। अरे! ये तो बहुत ही बात अच्छी होगी, 157/5 और 157/5 तो कट जाएँगे, 1 अपना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ज़ीरो मत कर देना, माइनस नहीं किया है, डिवाइड किया है, काटा है तो 1 आएगा। ठीक है। या फिर आप इसको गुणा भी करके लिख सकते हो तो 5 से 157 और वो वैसे भी कट जाएगा तो 1 ही आएगा। 17 नंबर पे चलते हैं। ए ने ₹4800 में एक वस्तु खरीदी, यानी सीपी जो है इस वस्तु की वो ₹4800 है और उसे 30% की हानि पे बेचा। यानी इसने इसे 30% की हानि पे बेचा है। ठीक है। तो एक बार अपन ऐसे लिख देते हैं 30% की हानि पे, क्या पता आगे क्या दे रखा हो। इस राशि ने उसे एक वस्तु और खरीदी और उसे 60% के लाभ पे बेचा, तो उसका कुल लाभ या हानि बताओ। अरे भाई, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है।
2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप 4800 के ऊपर पहले उस चीज़ को 30% की हानि पे यानी 70/100 में बेच दो, ठीक है? फिर क्या करो उसे इसी चीज़ को अब ये कॉस्ट प्राइस नया आ गया है, इसे 60% के लाभ पे बेच दो, यानी 160/100 में बेच दो। अब देखो या तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये कैलकुलेशन कर लो, एक मेथड और बताऊँगा फिर मैं। भई दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कट गई, इन दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कट गई और 48 इंटू 7 इंटू 16 करना है बस अपन को और फिर जो भी आएगा वो अपन इफेक्टिवली बता देंगे कि प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। इसमें थोड़े-से मैं क्या मानता हूँ कि कैलकुलेशन होती है। थोड़ा-सा गुणा-भाग करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, फिर परसेंटेज निकालना पड़ता है। इससे ईज़ी मेथड है। क्या है? देखो कि भई पहले आपने कोई चीज़ को 30% के लॉस पे बेचा, तो -30 लिखो। फिर आपने 60% के गेन पे बेचा, यानी +60 लिखो। और अब देखो प्लस के अंदर a इंटू बी बटे 100 आता है, तो फ़ॉर्मूला क्या होता है? अरे a प्लस b प्लस ab बटे 100 होता है। मैंने लॉस में 30 में बेचा तो मैंने -30 लिखा, गेन में 60 में बेचा तो +60 लिखा। अब देखो यहाँ -30 इंटू 60 आएगा, -30 इंटू 60 और बटे 100 ये देखो ये बन गया 30 यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कट के 18 आ जाएगा, 30 में से 18 जाएगा तो 12 आएगा। 12 किस ऑप्शन में दिख रहा है? इस ऑप्शन में दिख रहा है, आप टिक करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वैल्यू प्लस की आती है तो प्रॉफिट होता है, अगर ये वैल्यू माइनस की आती है तो लॉस होता है, ये ध्यान है अपन को। तो 12 वाला ऑप्शन एक ही था, मैंने टिक कर दिया। अगले पे बढ़ जाओ, 18 नंबर पे चलते हैं। एक मैन है, उसने 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के ऊपर ₹7,000 को समान अवधि के लिए वो आगे की कहानी है। पहले सिंपल इंटरेस्ट लिख लेते हैं। तो भई 2 वर्षों के लिए 8 की रेट से ₹7,000 को P इंटू R इंटू T और बटे 100 ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। इसने क्या बोला कि समान अवधि के लिए अच्छा और अब आगे की कहानी पढ़ रहे हैं। समान अवधि के लिए यानी टाइम भी अब 2 आ गया और समान दर के ऊपर यानी ये तो टी बराबर और रेट बराबर भी सेम है यानी 8% है। आगे क्या पढ़ रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज ₹10,000 का निवेश करता है। यानी कि बराबर में अभी बराबर नहीं लिखा है। मतलब ये हटा देता हूँ मैं वरना काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि बराबर कैसे लगा दिया। आगे देखते हैं इसने क्या लिखा है कि ₹10,000 के ऊपर 8% की रेट से यानी 1 + 8/100 और 2 सालों के लिए ये अपन ने चक्रवर्ती ब्याज लिखा निवेश करता है जो वार्षिक रूप से संयोजित है। तो परिपक्वता पर कुल ब्याज और कुल राशि कितना होगी? यानी ये जो ब्याज मिलेगा और ये जो ब्याज मिलेगा वो टोटल पूछ रहा है। अरे तो आप इसको जोड़ जब सकते हो, ये तो अभी अमाउंट आता है। इस अमाउंट में से पहले प्रिंसिपल घटाना तो पड़ेगा ना, जब ब्याज मिलेगा अपन को। अब ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज बस जोड़ के आंसर पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ईज़िली आ जाएगा, देखिएगा। दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कट गई। 8 दूनी 16, 16 इंटू 7 करते हैं अपन, 112 आएगा, 112 के आगे 1 ज़ीरो लग जाएगा तो 1120 आ गया। अब प्लस के अंदर ये वाला सिम्प्लीफाई कर लेते हैं इसी तरीके से, तो देखिए क्या क्या आएगा। अरे भाई, ये 10,000 लिखा है, 8/100 को सोल्व कर लो, तो 4 से काटेंगे तो 2/25 आ जाएगा, यानी ये 27/25 बनेगा। मतलब 27/25 इंटू 27/25 माइनस के अंदर 10,000 करना है, ठीक है। 25 से 100 को काटा 4 आया, 25 से फिर 100 को काटा 4 आया, 4 इंटू 4 16 बन गया। 16 में 27 का स्क्वायर जोड़ना है, गुणा करना है। तो 16 इंटू 27 का स्क्वायर कितना होता है? अरे बोलो 27 का स्क्वायर कितना होता है? जब तक ये साथ-साथ बोलना चालू नहीं करोगे ना भई, जब तक आप एक्सेल नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ के अंदर, तो साथ-साथ मेरे साथ आंसर देना चालू करिए, बोलना चालू करिए ताकि इंटरेस्ट बना रहेगा। 27 का स्क्वायर 729 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 729 इसमें से माइनस करना है 10,000 को। तो देखो इसको गुणा करो, 16 इंटू 9 144 होता है, तो 4 आया, 14 कैरी लगी, 16 दूनी 32 और 14 46 हो गया, 6 फिर 4 कैरी लगी। 16 इंटू 7 112 होता है, 112 में 4 जोड़ा 116 आ गया। 11,664 में से 10,000 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1,664 ठीक है। तो 1,664 को यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों को जोड़ दो। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 2 आ गया। ₹2,784 का ब्याज मिलेगा इसको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से कंबाइनली। इसने क्या पूछा था? ध्यान से पढ़िएगा। परिपक्वता पर कुल ब्याज, पहले ब्याज पूछ रहा है, क्रमशः लिखा है इसने, पहले ब्याज आएगा, पहले 2,784 आएगा, यानी ये ऑप्शन आएगा। अरे भई 2,748 है, इस पे मत कर देना। देखो 2,784 इस ऑप्शन में भी दे रखा है, बच्चे गलती करेंगे, वो गलती से ये कर देंगे, लेकिन पहले ये लिखा है, फिर कुल राशि लिखी है, तो ऑब्वियसली कुल राशि तो ये आएगी ही आएगी जब अपन ये ब्याज के अंदर वो जो अपना प्रिंसिपल है उसमें जोड़ देंगे तो। क्या करना है? 7,000 में और 10,000 17,000 है अपना प्रिंसिपल दोनों मिला के। उसमें आप 2,784 जोड़ोगे तो 19,784 टोटल अमाउंट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज़ निकाल के भी आंसर बता सकते हैं। 19 नंबर पे चलते हैं। इसने बोला 2 कार हैं एक्स और वाई स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर 2 प्लेसेस से
जो 216 किलोमीटर अपार्ट है। यहाँ ए है, यहाँ बी है। ये इधर जाती है, ये इधर जाती है। रेशियो दे रखा है स्पीड का एक्स और वाई का 5:7। ये 5 एक्स की स्पीड से अगर जाती है तो ये 7 एक्स की स्पीड से जाती है। और इसने बोला है कि एक्स की स्पीड 60 है। यानी इस वाली की अरे मतलब ये एक्स मान लो और ये वाई मान लो। इसकी स्पीड अगर 60 है तो देखो ये इसका 12 गुना है। अगर एक्स हटा दो ना, रेशियो दे रखा था, ये इसका 12 गुना है। तो इसका भी 12 गुणा करो आप। तो इसकी स्पीड 84 हो गई, ये इधर जा रही है, इसकी स्पीड 60 हो गई, ये इधर जा रही है। क्वेश्चन आज ही अपन करके आए पेपर के अंदर, सेम टू सेम दिखा देता हूँ ले जाके। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, सेम क्वेश्चन है। और यही अब भाई नॉर्मल सी बात है, जब एक दूसरे की तरफ आती हैं कारें, तो मैंने क्या बोला था, स्पीड जुड़ती है। तो इसने क्या बोला, 216 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितनी स्पीड से? स्पीड तो जुड़ेगी। तो 8 और 6 14 यानी 144 आ जाएगा। लेकिन ये देखो ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ऊपर चला जाएगा। तो ये अपना टाइम तो घंटे में आ गया, इसने तो मिनट में पूछा है। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब आंसर आ जाएगा। फिर 12 से काटा 12 बार, 12 से काटा 5 बार, फिर ये 12 से कटेगा, ये कटेगा 12 8 बार, 18 पंजे कितना होता है? 90 होता है। यानी 90 मिनट के अंदर ये दोनों एक-दूसरे को मिल जाएँगे। कोई दिक्कत नहीं है। आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं। सेम क्वेश्चन अपन ने ऐसा भी किया था, बाकी सब ईज़ी चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 20 नंबर पे चलते हैं। ये भी थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से कैसे करें। देखिएगा भई क्या करेंगे कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन दे रखी है, इस चीज़ की वैल्यू बतानी है। अरे वैल्यू तो जब निकालोगे जब एक्स, वाई और ज़ेड निकालोगे पहले, ठीक है। तो एक्स, वाई और ज़ेड कैसे आएगा देखो, अब इस इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए भी आज अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के बताया था, जो a माइनस b के होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन था। वैसा ही ये है, देखिएगा कैसे। भई एक्स स्क्वायर है, प्लस में 4y स्क्वायर है, प्लस 3z स्क्वायर है और प्लस में 19/4 है, उसको यहाँ लिख देते हैं अपन। अब देखो बाकी की चीज़ों को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो माइनस में 2√3x, माइनस में 2√3y और माइनस में 2√3 और z आ गया और ये प्लस का 19/4 और बराबर में 0 बच गया, अब वो कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ से एक्स, वाई, ज़ेड निकालेंगे, वो फिर इसमें रख देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। देखोगे कैसे करेंगे लेकिन इसको सिम्प्लीफाई। अरे भाई, एक बात बताना मुझे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म दे रखी है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। प्लस में यहाँ पे 2 वाली टर्म आएगी और यहाँ पे फिर मतलब ये ए स्क्वायर वाली, ये 2ab वाली और ये बी स्क्वायर वाली टर्म होती है, ठीक है? तो अब देखो, ये रही अपनी टर्म, यानी यहाँ क्या आ गया? माइनस में 2√3x। तो देखिएगा, x है, तो x आ गया। माइनस में 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ क्या है? √3 है। अरे तो √3 थोड़ी अकेला लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यानी क्या बन गया ये? अपन ने √3 का स्क्वायर यानी 3 काम में ले लिया। अब ये 3 कहाँ से आया है? 3 कहीं से नहीं आया, आप अपनी मर्ज़ी से 3 लेके आओ इसके अंदर। तो आप यहाँ पे 3 जोड़ो, अगर 3 जोड़ रहे हो तो 3 घटाओ भी। सेम चीज़ जोड़नी पड़ती है, तो सेम चीज़ घटानी भी पड़ती है। ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखो मैंने इसका, इसका और इस प्लस वाले 3 का काम में लेके क्या बना दिया है? अरे इस चीज़ से क्या बन रहा है? x माइनस √3 का स्क्वायर नहीं बन रहा क्या? अब इसी को सोल्व करके देखना यही बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? x माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब मैं आगे चलता हूँ। भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही क्रूशियल स्टेप है, मतलब क्रूशियल तो क्या बोलेंगे, लेकिन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब 4y स्क्वायर है। 4y स्क्वायर कब बनता है? जब 2y का होल स्क्वायर आता है। ठीक है? अब प्लस के अंदर, अब यहाँ पे 2ab वाली टर्म आएगी और यहाँ पे b स्क्वायर वाली टर्म आएगी। भाई ये ऐसे कर लेते हैं वरना कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। ठीक है? तो अब देखो, 2y स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है, यानी 2y ऑलरेडी आ गया है, मतलब पहले एक 2 आता है, फिर a आता है, फिर b आता है, तो a मेरा 2y है। ठीक है? तो देखो 2 2 जा 4y आ चुका है। लेकिन इसने तो माइनस में 2√3y दे रखा है। अरे तो कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर पहले से अगर एक 2 दे रखा है तो आप 2 से भाग कर दो। कैसे देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अरे आप ऐसे ध्यान दो कि इसमें 2 इंटू 2 इंटू y लिखा है, तो अपन को 2a, अब b भी तो चाहिए ना साथ में, यहाँ पे b क्या लिखेंगे अब? तो एक बार अपन इस b को छोड़ देते हैं, अपन z वाले पे चलते हैं। z में देखो क्या लिखा है, 3z स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे देखिएगा 3z स्क्वायर। तो 3z स्क्वायर के लिए ये क्या बनेगा? ये √3z का होल स्क्वायर है ये, ठीक है? अब प्लस में 2ab वाली टर्म आएगी और प्लस में b स्क्वायर वाली टर्म आएगी। ये करके किसी को दिख नहीं रहा है तो इधर-उधर हो जाता हूँ, भई देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो या फिर ऊपर कर लें क्या इसे? यहाँ कर लेते हैं। तो देखो √3z का होल स्क्वायर बनेगा और प्लस के अंदर यहाँ पे क्या आएगा? ये टर्म मैंने लिख ली है। अब देखो माइनस में 2√3z दे रखा है। 2√3 और z। तो देखो माइनस में 2ab वाली टर्म आती है। अरे तो माइनस में 2 ये रहा और √3z पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा आ गया है।
यानी अब क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। इसके अंदर तो और कुछ भी नहीं बचा है, यानी प्लस के अंदर 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो वो 1 भी मैं क्या करता हूँ इसमें +1 और -1 कर देता हूँ। तो देखो एक टर्म और मिल गई मेरे को, क्या मिल गई? √3z -1 का होल स्क्वायर। आप करके देखिएगा एग्ज़ैक्टली यही मिलेगा। अब बची हुई टर्म्स को अपन ईज़िली सिम्प्लीफाई कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। अपन ने ये 1 भी काम में ले लिया है, -3 और -1 बचा है, इसमें से आप -4 कर दो। तो 19/4 -4 करेंगे, तो ये 19 -16 3/4 आ जाएगा। अब देखो ये 3/4 यहाँ काम आएगा, कैसे आएगा मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे अपन को 3/4 लिखना है मतलब √3/2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा अपन को, सही बात है? क्योंकि √3/2 का स्क्वायर करूँगा जभी तो 3/4 आएगा, ठीक है? और ये ही तो अपनी बी वाली टर्म होगी यानी √3/2 आ जाएगा। अगर ये किसी को हौच-पौच लग रहा है, समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ। 2 इंटू 2y इंटू √3/2। अब देखो 2 से 2 कट गया, ये 2√3y बन गया और एग्ज़ैक्टली यहाँ पे 2√3y लिखा था, बना दिया है मैंने, ठीक है? यानी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये एग्ज़ैक्टली किस चीज़ का बन गया 2y और अच्छा ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा यानी 2y माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर बन गई है ये वाली टर्म। भाई अगर किसी को समझ में नहीं आया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार पीछे जाके दोबारा देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा आपको और बराबर में क्या आ जाएगा, अब 0 आ जाएगा। अब कोई टर्म्स का काम नहीं है, एक चीज़ बताना बस अब दिमाग का खेल है। मेरे को एक बात बताओ, किन्हीं भी 2 या 3 आप चीज़ों का स्क्वायर कर रहे हो और उनको जोड़ रहे हो, वो कभी 0 आ सकता है क्या? अरे! आप नेगेटिव चीज़ का ले लो, चाहे पॉज़िटिव चीज़ का ले लो, आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा एक पॉज़िटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से भी पॉज़िटिव, यहाँ से भी पॉज़िटिव, यहाँ से भी पॉज़िटिव। 3 पॉज़िटिव चीज़ों को जोड़ के 0 कभी नहीं ला सकते अपन। एक तो नेगेटिव होनी चाहिए ना, ठीक है? तो नहीं हो सकती। ये कंडीशन सैटिस्फाई कब करेगी? जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। यानी x का मान क्या आ गया? √3 आ गया। यानी यहाँ से z का मान क्या आ गया? 1/√3 आ गया। मैंने इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, इसको भी 0 रखो, तो y का मान क्या आ जाएगा? देखो 2y बराबर आएगा √3/2 और y बराबर आएगा √3/4 सब निकाल दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, x रखना है, x की वैल्यू √3 माइनस में 4 इंटू y करना है। अरे 4 इंटू y करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। 3 इंटू z करना है, यानी 3 इंटू 1/√3 तो 3/√3 आ गया। ये दोनों तो कट गए। इसको मैंने सॉल्व किया, ये इसको √3 टाइम्स काट देगा, √3 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बड़ा ही मशक्कत वाला, बड़ा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था पर इजीली अपन ने आंसर निकाल लिया। √3 एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर के। 21 नंबर तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इसमें क्या दे रखा है कि एक वृत्त की 2 जीवाएँ हैं। अरे तो भई कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर 2 कोड्स दे रखी हैं। ये कोड है अपनी ए, बी और ये वाली कोड है सी, डी। इसने बताया है कि ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोड वाली थ्योरम लगेगी इसके अंदर। सीओ की वैल्यू 4 है और ओ डी की वैल्यू 3.75 है और ए बी पूरी 8 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी पूरी 8 है, ठीक है। तो आप या तो इसे x और 8 माइनस x मान लो, वैसे नहीं मानना तो आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी कर लो भई। ये अगर x है तो ये 8 माइनस x हो जाएगी, दोनों का जोड़ करके 8 होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी क्या होती है कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD लिख देता हूँ मैं, OA इंटू OB बराबर में OC इंटू OD होती है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ तो आ जाएगा x इंटू 8 माइनस x। यहाँ क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3.75 इसको गुणा करो भई। तो 75 इंटू 4 तो 150 होता है। तो 50 तो अपन ने लिख दिया और वो एक जो आएगा वो इसको 15 बना देगा मतलब 15.0 बनेगा। बेसिकली ये 15 आ जाएगा। तो अब ये बताओ किन्हीं भी 2 चीज़ों का जोड़ 15 कब हो सकता है? अरे काफ़ी सारे तरीकों से हो सकता है, लेकिन एक चीज़ बताओ ना 8 में से तो घटाना है, ऑप्शन ले लो। भई पॉइंटों वाले तो आएँगे नहीं। 5 को रखा मैंने इसमें, तो देखो 5 इंटू 8 माइनस 5 यानी 3 तो 5 तिया 15 होता है बिल्कुल यानी 5 सैटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आंसर क्या आएगा ये देखिएगा। इसने ये पूछा है कि छोटी जीवा की लंबाई क्या होगी? अरे भई अगर x 5 आया है, तो ये वाली 3 आएगी। इसने छोटी जीवा की पूछी थी, छोटी जीवा 3 होती है, तो 3 वाला ऑप्शन टिक करके आओगे आप। बस ये ध्यान रखना कहीं 5 ही मत करके आ जाना। ठीक है। 4 क्वेश्चन बचे हैं, 22 नंबर पे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि एक सॉलिड क्यूब है, आयतन वाला एक ठोस घन है। घन के लिए क्यूब का फ़ॉर्मूला वॉल्यूम का फ़ॉर्मूला क्या होता है? A का क्यूब होता है, ठीक है। इसने क्या बोल रहा है कि इस घन को बराबर आयतनों में काटा गया। जब भी मैंने बताया है मेल्टन रिक्कास्ट तोड़ के कुछ बनाया जाता है, तो वॉल्यूम को बराबर करते हैं अपन। तो बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम यानी 46656 बराबर होगी, छोटे वाले 27 क्यूब्स की वॉल्यूम के बराबर, यानी 27 इंटू A क्यूब के बराबर। ये बोला सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब बताना है। स्मॉलर क्यूब का सरफेस एरिया तो 6a स्क्वायर होता है, तो पहले a निकालेंगे अपन यहाँ से, फिर वो वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 27 इधर आएगा भाग के अंदर। अब a क्यूब अपन जब बनाएँगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 से काट दो 3 बार, ये 9 से काट दो, 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 चौके 36।
फिर 3 से काट दो, काटना है तो। तो देखो 3 से ये कटेगा 17 बार और 3 दूनी 6 और 1728 आ गया और अपन को पता है कि 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का होता है। तो a बराबर 12 आ गया। इसने तो 6a स्क्वायर पूछा है। अगर किसी को याद होगा तो कल की क्लास में भी यही वाली कैलकुलेशन आई थी। क्वेश्चन नहीं था ये, कैलकुलेशन यही थी कि 6 इंटू 12 का स्क्वायर करना था। तो देखो 12 का स्क्वायर 144, 144 को 6 से गुणा करना है। तो भई यूनिट डिजिट देख लो ना, 6 चौके 24, 4 आ रहा है, 864 टिक हो जाएगा। उसके अंदर शायद पहला ऑप्शन था 864, इसमें लास्ट वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सिम्प्लीफाई हो गया। अब चलते हैं अपन 23 नंबर के सवाल पे, ये तो ईज़ी ही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी एक मेथड बताना है भई, रुकिएगा, प्लीज़ देखिएगा। पास करने के लिए ये हर कोई कर लेगा वैसे तो। क्वेश्चन में पूछा क्या था? एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो ए में रिसीव हुए हैं और जो बी में रिसीव हुए हैं उनका। अरे तो अपन है ना डिफरेंस पहले ही निकाल लेते हैं और आसान बना देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा कैसे, मैं बताता हूँ। एक सेकंड, ये थोड़ा-सा अपन को दिख नहीं रहा है तो इसे अपन ज़ूम कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं अपन सारी वैल्यूज़ को। तो देखो मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा ये ज़ूम साथ में नहीं रहता है क्या? तो फिर तो भई देख-देख के लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है इसमें? 220, 160 और 250, ठीक है। तो 220, 160 और 250, एक बार मैं लिख लेता हूँ भाई, आप फिर देखिएगा। 250 के बाद में 180 और 160, तो ये आ गया 180 और ये आ गया 160। फिर अपन अगली वाली लिख लेते हैं, 150, 240 और 170। क्या आ जाएगा? 150, 240, 170 आ जाएगा। फिर 150 और 240 आ जाएगा। तो ये आ गया 150 और 240। अब देखो क्या करना है। भई बच्चे क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, 5 का भाग देंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, 5 का भाग देंगे, फिर उनका अंतर लेंगे। ऐसे नहीं करना है। आप डायरेक्टली इनका अंतर लेके इनको छोटा बना दीजिए। भई देखो, 150 से 160 को काटा तो ऊपर मैंने 10 लिखा है, क्योंकि 10 का अंतर ऊपर आ रहा है। 220 से 240 को काटते हैं तो नीचे 20 ज़्यादा है। 170 से 180 को काटते हैं तो ऊपर 10 आएगा। 150 से 160 को काटा तो ऊपर 10 आया। 240 से 250 को काटा तो ऊपर 10 आया। अब देखो ऊपर वाले का फिर जोड़ कर लो तो 40 बन रहा है। तो नीचे वाले 20 से ऊपर वाला 40 कटेगा तो ऊपर 20 बच जाएगा। यानी कि 20 आ गया और टोटल चीज़ें कितनी हैं? 5। तो 20 में अब डायरेक्टली 5 का भाग देके देखो 4 आंसर कर दोगे आप। अब आप एक मेरे को बात बताओ, 220, 160 इनको जोड़ना आसान था या फिर अब ये जोड़ना आसान है? तो भई ऐसे क्वेश्चन्स में हमेशा यही वाली अप्रोच लगानी है ताकि कैलकुलेशन ईज़ी बन पाए। उसी के लिए तो अपन ये सब कर रहे हैं। ठीक है। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 24 और 25 देख लेते हैं। बड़े ही ईज़ी क्वेश्चन है दोनों ही। x की पावर 4 ये दे रखा है तो ये पूछ रहा है। अरे भई कुछ नहीं करना होता। इसके अंदर देखो क्या करना है। ये 3842 दे रखा है ना, अगर इसको x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 बनाना है, तो आप इसमें 2 जोड़ो और इसका रूट ले लो। तो ये 3844 बन जाएगा और 3844 एक्चुअली के अंदर 62 का होता है। भई स्क्वायर्स याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और अगर इतना बड़ा याद नहीं हो रहा है, तो भई निकालने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, भई 3600 है इसके पास में जो 60 का स्क्वायर होता है, तो ये 60 से तो बड़ा है। अब 4 यूनिट डिजिट कब आती है स्क्वायर करने पे? या तो 2 से आती है या 8 से आती है। यानी ये जो स्क्वायर है या तो ये 62 का है या फिर ये 68 का है। अब इसमें एक और मेथड होता है। आप 6 को देखिएगा भई, बहुत प्यार से समझिएगा, ये वाला मेथड बड़ा ही सही मेथड है ये। 6 को 7 से गुणा करो। 6 को 7 से गुणा करने पे ये 42 के पास में आ रहा है, तो अपन मतलब ये छोटे वाला आंसर ले लेते हैं, उससे छोटा है ना ये 42 से, तो ये मतलब 62 का स्क्वायर हो जाएगा। आप अपने मेथड से करके देख लीजिएगा, ये आ गया। अब लेकिन इससे एक स्टेप और नीचे जाना है अपन को, तो x + 1 अपॉन x निकालना है, तो फिर इसमें 2 जोड़ो और रूट ले लो। तो 64 का रूट कितना होता है? 8 होता है। 8 यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आसानी से आ गया। अगर उल्टा पूछता है, तो अपन 2 घटा के स्क्वायर करते जाते हैं, उल्टा पूछता है तो 2 जोड़ के और रूट लेते जाते हैं। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पॉजिटिव नंबर हैं, वो 8 और 13 के रेशियो में हैं। इनके सम ऑफ स्क्वायर्स दे रखा है 2097, यानी 8x का होल स्क्वायर और प्लस में 13x का होल स्क्वायर बराबर 2097 है। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो ऐसे लिख देते हैं 8x स्क्वायर। अरे नहीं, 8 का भी तो स्क्वायर करना है। तो देखो ये आ गया 64x स्क्वायर, ये आ गया 169x स्क्वायर, ये 2097 है। इधर अपन जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे 233 आएगा। 233 को इधर नीचे भेज देंगे अपन। तो अब ये कटेंगे, कैसे कटेंगे? देखो ये इसका क्लियरली दिख रहा है कि 9 गुना है, क्योंकि एग्ज़ैक्टली कटेगा, ठीक है? यानी यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई तो इसने क्या पूछा है कि सम ऑफ द 2 नंबर्स इज़, भई दोनों नंबरों का जोड़ कितना है? 13 और 8 21 है और 21 गुणा 3 करेंगे तो 63 आंसर आ जाएगा। लेकिन भागिए मत, एक चीज़ सुन के जाइए। आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी
बिना इतना कुछ किए बिना भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? इसने क्या पूछा था सम ऑफ 2 नंबर्स, दोनों का सम करो 21। आंसर ऐसा आएगा जो 21 से पूर्णतः विभाजित होता है। 63 1 सेकंड में बिना कुछ लिखे बिना आप सॉल्व कर सकते थे, 63 टिक करके आ जाते। बाकी मैंने बेसिक मेथड भी बता दिया, 63 कैसे सॉल्व होगा। आराम से ईज़िली अपने सारे 25 के 25 सवाल खत्म हो गए हैं। इसी तरीके से अपन ने और भी सारे पीटीएस सॉल्व कर रखे हैं। अगर किसी को जाके वो देखना है तो प्लीज़ वो जाके देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। इस प्लेलिस्ट में सारे पीटीएस के सॉल्यूशन है। और बाकी ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट भी प्लीज़ आप जाके चेक करिएगा। बहुत सारे ट्रिक्स बता रखे हैं मैंने, क्वेश्चंस को जल्दी करने की, कैलकुलेशन को तेज़ करने के लिए। तो ये जाके चेक कर लीजिएगा। अपन मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।